हेलो दोस्तों, हम पढ़ेंगे संगम काल के बारे में। हमने अभी तक उत्तर भारत की विभिन्न राजवंशियों या वंशों के बारे में चर्चा की, जिसमें गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल, मौर्य काल, विभिन्न प्रकार के वंश हुए। ठीक है, उनके बारे में चर्चा की। अब हम देखते हैं, जब उत्तर भारत में मौर्य काल और गुप्तोत्तर काल या गुप्त काल चल रहा था, तब उसी समय दक्षिण भारत में क्या हो रहा था। ठीक है, तो आइए देखते हैं आगे। सबसे पहले तो संगम काल। संगम क्या है? सबसे पहले तो इसको जानने के स्रोत देख लेते हैं कि संगम काल के बारे में हमें जानकारी कहाँ कहाँ से प्राप्त होती है। तो पुरातात्विक स्रोत देखें तो अशोक के अभिलेखों से हमें संगम काल के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। क्योंकि अशोक के अभिलेख भारत के विभिन्न कोनों से प्राप्त हुए हैं, विभिन्न क्षेत्रों से, तो ये दक्षिण भारत से भी विभिन्न प्रकार की जानकारी हमें प्राप्त होती है। ठीक है, महापाषाण स्थल। दक्षिण भारत में महापाषाण संस्कृति थी। महापाषाण का क्या तात्पर्य है कि अगर कोई व्यक्ति मरता है या उसकी मृत्यु होती है तो उसे गड़ा कर या उसके शव को गाड़ के ऊपर बड़े बड़े पत्थर रख दिया जाता थे। ठीक है, तो ये महापाषाण संस्कृति कहलाती थी, या यहीं से हमें महापाषाण स्थल से भी पुरातात्विक स्रोतों के रूप में हमें संगम काल के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। खारवेल का जो हाथी गुफा अभिलेख है, इससे भी हमें संगम काल के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। खारवेल चेदी वंश का शासक था, कलिंग का। ठीक है, तो इसने हाथी गुफा अभिलेख जो लिखा है उसमें इसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। साहित्यिक स्रोतों के बारे में देखें, साहित्यिक स्रोत ऐत्रेय ब्राह्मण और संगम साहित्य, संगम काल के समय में भी विभिन्न प्रकार के साहित्यों का रचना की गई, उनसे भी हमें जानकारी प्राप्त होती है। और कात्यायन की वर्तिका, कात्यायन मुनि ने वर्तिका नामक एक रचना की, जिससे भी हमें संगम काल के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। आगे देखते हैं संगम क्या होता है, इस बारे में हम पहले देखते हैं। इस संगम होता है बुद्धिजीवियों की परिषद या सभा। बुद्धिजीवी अर्थात अपने अपने क्षेत्र के जो महान व्यक्तित्व होते हैं, उनकी परिषद या उनका जो सभा, एक जगह जो मिलके किसी चीज़ पे चर्चा परिचर्चा करते हैं, तो वो संगम कहलाता है। ठीक है, तो सबसे पहले संगम कहाँ हुई देखते हैं। सबसे पहला संगम हुआ मदुरई में। ठीक है, मदुरई तमिलनाडु वाले क्षेत्र में अभी है। सबसे पहले मदुरई में हुई, जिसके अध्यक्ष अगस्त्य ऋषि थे। ठीक है, दूसरा संगम हुआ कपाटपुरम में, जिसके अध्यक्ष थे तोलकाप्पियर। ठीक है, तीसरा संगम हुआ मदुरई में। पहला भी मदुरई में ही हुआ था और तीसरा भी मदुरई में ही हुआ, जिसके जो अध्यक्ष थे वो थे नक्कीरर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगस्त्य ऋषि ने दक्षिण भारत का आर्यीकरण किया। अगस्त्य ऋषि जो थे ये उत्तर भारत के ऋषि थे, परंतु इन्होंने दक्षिण भारत विंध्य पर्वत को पार करके दक्षिण भारत में पहुंचे और धीरे धीरे दक्षिण भारत का भी आर्यीकरण किया। संगम में देखते हैं, दो संगम में तोलकाप्पियम की रचना हुई। ठीक है, तोलकाप्पियम एक ग्रंथ है जिसकी रचना तोलकाप्पियर द्वारा की गई। तोलकाप्पियर हमने यहाँ पे देखा, दूसरे जो संगम हुआ था उसमें कपाटपुरम में, उसमें तोलकाप्पियर अध्यक्ष थे, तो इन्होंने तोलकाप्पियम की रचना की। ठीक है, इन्होंने दूसरे संगम में ही तोलकाप्पियम की रचना की थी। आगे चलते हैं। इस समय विभिन्न ग्रंथ हुए, जिसमें एत्तुतोगे और पत्तुपातु, ये दो ग्रंथ हैं। तो एत्तुतोगे और पत्तुपातु को मिलाकर मिल्लकंकु नामक एक अलग ग्रंथ की रचना की गई, जो कि आख्यानात्मक है। ठीक है, एक ग्रंथ तो मिल्लकंकु हो गया और दूसरा हुआ किल्लकंकु। एत्तुतोगे और पत्तपातु को मिला के ही किल्लकंकु नामक दूसरे ग्रंथ की भी रचना की गई, जो कि उपदेशात्मक है। ठीक है, इस पे जैन प्रभाव अधिक दिखता है। ठीक है, एत्तुतोगो में अगर देखें तो इसके अंदर की क्या क्या चीज़ें हैं, तो इसमें 8 पदावलियाँ हैं। ठीक है, और पत्तपातु में 10 ग्राम गीतों का संकलन किया गया है। ठीक है, अगर ये चीज़ समझना है तो एक बार रिपीट करके और देख लीजिए, वैसे और समझा देता हूँ एक बार। एत्तुतोगे एक ग्रंथ हुआ, दूसरा पत्तपातु एक ग्रंथ है, जो कि संगमकालीन ग्रंथ हैं। तो एत्तुतोगे और पत्तपातु दोनों ग्रंथों को मिलाकर उसका निचोड़ जो है वो मिल्लकंकु बनाया गया। ठीक है, जो कि आख्यानात्मक है। और मिल्लकंकु एक अलग ग्रंथ बनाया गया और एत्तुतोगे और पत्ततागु को मिला के दूसरा ग्रंथ बनाया गया किल्लकंकु। ठीक है, नाम थोड़ा दक्षिण भारतीय नाम है, तो देख लीजिएगा। तो किल्लकंकु एक दूसरा ग्रंथ बनाया गया, जो कि उपदेशात्मक है। इस पे जैन धर्म का ज़्यादा प्रभाव है। ठीक है, और देख लेते हैं कि यहाँ पे जो एत्तुतोगे में है 8 पदावलियाँ हैं और पत्तपातु में 10 ग्राम गीतों का संकलन। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखते हैं हम विभिन्न रचनाकार और उनके जो रचनाएं हुई। ठीक है, तो इलंगो आदिगल एक रचनाकार थे, इन्होंने शिल्पाधिकारम नामक रचना की।
ठीक है, जो कि महाकाव्य है शिल्पाधिकारम। ये क्या है, शीतल य सत्तनार, ये एक भी रचनाकार थे। इन्होंने मणि मेखलाई की रचना की। ठीक है। तिरुक्त देवर, ये एक जैन मुनि थे, तिरुक्त देवर। इन्होंने जीवक चिंतामणि नामक साहित्य की रचना की। ठीक है। अब हम देखते हैं संगम साहित्य को दो भागों में, मुख्यतः दो भागों में बांटा जा सकता है। संगम काल में जितने साहित्यों की रचना हुई है उनको दो भागों में मुख्यतः बांटा जा सकता है। पहला है अगम, इसमें प्रेम संबंधी है, अर्थात ईश्वर से प्रेम या तो किसी कहानियों के द्वारा अगर प्रेम दर्शाया गया तो ये संगम साहित्य के एक अलग भाग हुआ। ठीक है। दूसरा है पूरम। पूरम में युद्ध संबंधी रचनाएं हैं। अगर किसी राजा या महाराजा या तो किसी वंश में अगर युद्ध होता है तो ये पूरम जो साहित्य है तो ये इसके अंतर्गत आता है, कि जो युद्ध संबंधित रचनाएं हैं वो पूरम साहित्य के अंतर्गत आती है। इस समय देखें तो जो सरदार होते थे, जो छोटे छोटे संरचनाएं होती थी, कहना चाहिए राजा महाराजाओं के होने के पहले जनजातियों में या तो छोटे छोटे जो संरचनाएं होती थी सरदार कहलाते थे। ठीक है। तो छोटे सरदार जो होते थे वो किलार कहलाते थे। ठीक है। मध्यम सरदार होते थे वो बेलिट कहलाते थे, और जो बड़े सरदार होते थे वो बेंतर कहलाते थे। ये किलार, बेलिट या बेंतर ये दक्षिण भारतीय शब्दावलियाँ हैं, थोड़ा ध्यान दीजिए इन पे, है ना। जो बाद में जो इन्हीं से बढ़ के चोल चेर पांड्य हुए, जो सरदार हुए, पहले सरदार होने के बाद धीरे धीरे सरदारों की शक्ति बढ़ती गई। ठीक है। तो इनसे आगे चल के ये चोर, चेर और पांड्य के तीन वंश हुए। ठीक है। इन्हें सामूहिक रूप से, जो चोल चेर पांड्य हैं, इन्हें सामूहिक रूप से मूवेंदर कहा जाता था। ठीक है। बात का ध्यान रखिए इसका, कि जो तीनों चोल चेर पांड्य जो तीन वंश थे, इन तीनों को मिला के इन्हें मूवेंदर कहा जाता था। आगे चलते हैं। तो ठीक है दोस्तों, हमने अब क्या क्या देखा ये देख लेते हैं एक बार। संगम काल में हमने स्रोत देखे जिसमें पुरातात्विक और साहित्यिक स्रोत थे। ठीक है। संगमकालीन हमने संगम देखे, कहाँ कहाँ पे कौन कौन से संगम हुए उसके बारे में चर्चा किया। एत्तुतोगे और पत्तपातु के बारे में चर्चा की। ठीक है। फिर आगे संगम साहित्य को दो भागों में बांटा, इस चीज़ की चर्चा की। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी पसंद आती है तो इसे शेयर कीजिए। धन्यवाद।